नहीं, इस समय पूरे देश का दुश्मन अगर देखा जाए तो बीजेपी है। देखिए, हम मोदी जी नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी है लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराए और मुफ्त में पानी उपलब्ध कराए। पानी पे क्या किसी सरकार का हक है? ये शर्मनाक बात है, बेहद शर्मनाक बात है। यूपी का अगला सीएम कौन? जो भी होगा बीजेपी से नहीं होगा। नहीं, मैंने नहीं बोली, ये मीडिया में है। आप ठीक है। देखेंगे तो मीडिया में दिख जाएंगे, इंटरव्यू में, कैमरों पे पकड़े गए वो लोग। नफरत फैला रही है पूरे देश। 1,500 रुपये SC/ST समुदाय की महिलाओं को देने जा रहे हैं। पर वो 4 साल बाद। नहीं, अभी हाँ, अनाउंस 4 साल बाद सरकार आने सरकार- के ये पॉलिटिक्स आपका घर खा गई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करण चेची। आज हमारे पॉडकास्ट पर एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी के बनने की नींव से लेकर आज के मुकाम तक का सफ़र बहुत करीबी से देखा है। बलिया की मिट्टी से उठकर बिना किसी बड़े बैकग्राउंड के अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर उन्होंने दिल्ली के बड़े सियासी हलकों में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। वो शख्स जो अन्ना आंदोलन की धूल से निकला और आज टीवी डिबेटों में बड़े बड़े नेताओं के पसीने छुटा देता है, आपके नेशनल स्पोक्सपर्सन सर्वेश कबीर मिश्रा। शुक्रिया बहुत बहुत ही। और ये बहुत पुराना नाम आपने बताया है, सर्वेश मिश्रा ही अब मैं लिखता हूँ। ये बहुत ही 10वीं 12वीं क्लास की बात है। तो एक कोई अपने मित्र ही आपने एक परिचय भी दिया और एक इसके साथ ही बड़ा फैक्ट भी दिया कि सर्वेश कबीर मिश्रा। तो आप ऑन पेपर में एकदम सर्वेश मिश्रा की तरह ही हूँ। तो धन्यवाद। थैंक यू। राइट, सो सर्वेश भाई, बड़े ही सिंपल से सवाल से शुरू करते हैं। राइट, आप पॉलिटिक्स में आए थे सिस्टम बदलने या धीरे धीरे खुद सिस्टम का हिस्सा बन गए? सिस्टम बदलने आए थे और अभी भी सिस्टम बदल रहे हैं और आगे एक बड़े स्तर पे बदलेंगे भी। लेकिन ये ज़रूरी है कि जो लोग बाहर से देखते हैं, जब अंदर आते हैं, दोनों में काफ़ी फ़र्क है। और अब उन चीज़ों को हम बहुत मैच्योरिटी से समझ पाते हैं कि कितना रिफॉर्म किस तरीके से होना ज़रूरी है। और एक बड़े लंबे समय का अंतराल का अनुभव है। हो सकता है मुझे जितना अनुभव हो, दूसरे लोगों को उससे भी ज़्यादा अनुभव, उससे ज़्यादा नॉलेज है। जैसे उदाहरण स्वरूप एक लेता हूँ कि जैसे लगता है कि स्कूल एक दिन में सही हो जाएंगे, तो अब स्कूलों को समझना पड़ेगा। जैसे अब जब हम लोगों ने दिल्ली में मनीष सिसोदिया जी ने काम किया, तो उसमें हमने समझा कि पहले स्कूलों में कितने प्रतिशत इंफ्रास्ट्रक्चर सही करना है, कितना टीचर्स पे काम करना है, कितना बच्चों के साथ काम करना है, कितना पेरेंट्स के साथ काम करना है, कितना एकेडमिक्स के साथ काम करना है। तो इसका सब जो समायोजन है, ये जो एक ये जो है, तो सिस्टम चेंज के जो बीच का जो ट्रांजिशन है, इसको बहुत समझना ज़रूरी है। और वही एक अच्छा जो विज़न है, जो विजनरी पॉलिटिशियंस हैं, जो लोग हैं, वही समझाते हैं। तो समय के साथ हमने भी समझा है और उम्मीद है आगे सीखते रहेंगे और भी सीखेंगे और अच्छा करेंगे। और सिस्टम में निश्चित रूप से मैं हमेशा देखता हूँ कि जब अपने कॉलेज के दौर से शुरू किया, तब से लेके आज तक भी कई चीज़ें बदल चुकी हैं। बदलाव का मैं हिस्सा रहा हूँ और 10 साल 20 साल बाद भी अपने आप को पाऊँगा तो एक बदलाव के बड़े पॉइंट के रूप में कि उस बदलाव का मैं भी एक हिस्सा हूँ। जो बदलना चाहता था बदलूँगा, ये मुझे भी विश्वास है। तो आपको लगता है कि आप एज अ पार्टी वो सब कुछ कर पाई जो वो चाहती थी दिल्ली में? आपने सब कुछ नहीं, इतना कुछ कर दिया। सबसे बड़ी बात तो उसने भारतीय राजनीति में ये स्थापित कर दिया कि बदलाव संभव है। बड़े बड़े प्रदेशों में सरकार बनी। आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। किसी एक प्रदेश में बता दीजिए जहाँ पे वो स्कूलों के नाम पे वोट मांग पाते हों। किसी एक प्रदेश में बता दीजिए जहाँ पे वो शिक्षा अस्पतालों के नाम पे वोट मांग पाते हों। देश की एकमात्र पार्टी आम आदमी पार्टी जो स्कूलों और अस्पतालों के नाम पर वोट मांगती है, खुलेआम मांगती है कि हमने आपके बच्चों को अच्छे स्कूल दिए, हमने आपके लोगों को मोहल्ला क्लिनिक, अच्छे अस्पताल दिए और हमें वोट दो। और आप सभी पार्टियों के नाम छोड़ दीजिए, नेता छोड़ दीजिए। अगर इस देश के संविधान को जिन लोगों ने बनाया, संविधान सभा में बैठे हुए लोगों का सपना यही था कि ये देश शिक्षित हो, ये देश समर्थ हो, ये देश आगे बढ़े। और तभी होगा कि जब देश के मुद्दों पे बात होगी, जब वो मुद्दे चुनाव में आएंगे। जब चुनाव के मुद्दे ही स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी नहीं रहेंगे तो चुनाव के सरकारों के मुद्दे तो कभी हो ही नहीं सकते हैं। तो आम आदमी पार्टी ने सबसे बड़ा काम यही किया कि मुद्दों की राजनीति को राजनीति के केंद्र में लेकर आई। और अरविंद केजरीवाल जी को इसका श्रेय देना चाहिए कि तमाम बाधाओं के बावजूद, दिल्ली की तमाम अड़चनों के बावजूद और एक आधी सरकार होने के बावजूद उन्होंने इस तथ्य को स्थापित कर दिया कि बदलाव संभव है, आपकी अच्छी नीयत होनी चाहिए।
तो जब आपने इतना काम किया, जो आप गिनवा रहे हैं कि स्कूलों में आपने काम किया, मोहल्ला क्लिनिक्स में आपने काम किया, राइट, उसके बाद भी सरकार क्यों नहीं बना पाई दोबारा दिल्ली में? पहली बात तो देखिए, हमारे और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो अंतर रहा है बहुत ही चंद कुछ लाख 2 लाख वोटों का अंतर रहा है। और वो भी वोटों का अंतर कब रहा है, जब भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव का फर्जीवाड़ा कर दिया, जब उन्होंने पैसे बांटे, जब उन्होंने कंबल बांटी, जब उन्होंने चप्पलें बांटी, खुलेआम इनके विधायक घरों में पैसे बांटे, खुलेआम दिल्ली पुलिस ने इनको चुनाव लड़वाया, खुलेआम चुनाव आयोग के दफ्तर के आधे किलोमीटर के दायरे में पैसे बांटे गए, तब जाकर भी अरविंद केजरीवाल को सिर्फ 2 लाख मतों से पीछे कर पाए। सोचिए कितना बड़ा काम उन्होंने किया। उदाहरण स्वरूप भी आप देखिए, पूरे देश के जो लोग राजनीति को समझते हैं वो समझते होंगे, पूरे अरविंद केजरीवाल जी जब पिछली बार 2020 का चुनाव था तो उनकी विधानसभा में वोट थे 1,46,000 के लगभग। 2025 में आए, पूरे देश में जनसंख्या बढ़ रही है, नई दिल्ली की विधानसभा घट गई और हल्की फुल्की नहीं घटी, 1,46,000 से सीधे 1,06,000 पे आ गए, 40,000 के लगभग वोट काट दिए गए। और कितने सहारे अरविंद केजरीवाल जी? मात्र 3,000 वोट। उन्होंने कांग्रेस को भी साथ ले लिया, उन्होंने दिल्ली पुलिस को भी साथ ले लिया, उन्होंने पैसे भी बांटे, उन्होंने वोट भी कटवाए, यहां तक कि दिल्ली के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी की पत्नी का वोट काटने तक के लिए एप्लीकेशन दे दिया। उस पर खुद चुनाव आयोग ने एफआईआर दर्ज की। तो आप ये कह ही नहीं सकते कि काम की राजनीति सफल हुई। बीजेपी के चुनाव का फर्जीवाड़ा जीता, किसी तरीके से उनका झूठ जीता। वो झूठे वादे उन्होंने किए, फर्जीवाड़ा किया, दिल्ली के काम रोके, अरविंद केजरीवाल जी पर गलत आरोप लगाए, तब जाके वो चुनाव जीते हैं। और फिर भी कितने से जीते? पूरे दिल्ली को मिला लीजिए तो मात्र 2 लाख वोट से जीते। आप कहते हैं कि उन्होंने बहुत सारे फर्जीवाड़ा करा, पैसे बांटे, बहुत सारी चीज़ें आपने बोली। नहीं, मैंने नहीं बोली, ये मीडिया में है, आप ठीक है। देखेंगे तो मीडिया में दिख जाएंगे, इंटरव्यू में कैमरों पे पकड़े गए वो लोग। लेकिन आप भी तो कहीं ना कहीं पार्टी एज आप पार्टी ने फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री पानी, राइट, ये सारी चीज़ें अगर आप दे रहे हैं लोगों को, तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं आप उनको एक मुफ्तखोरी की गलत आदत डाल रहे हैं? एक होता था कि अगर मेरे पास कोई आता है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो एक तरीका है कि मैं उसे पैसे दे दूं, दूसरा है कि मैं उसको इस काबिल बनाऊं कि उसे पैसे मांगने की दोबारा ज़रूरत ना पड़े। बहुत अच्छा सवाल किया आप, और हम ये दोनों काम कर रहे हैं। हम ये बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहते हैं कि हम लोगों के जीवन की जो मूलभूत ज़रूरतें हैं उसको भी मुफ्त देते हैं, उनको भी पूरा करते हैं, और उनको अपने जीवन की समृद्धि के लिए और बेहतरी के लिए वो अपने उस काबिल बन सकें, वो मदद भी करते हैं। और ये दोनों तथ्य आप समझिए। लोगों को हम बिजली 200 यूनिट फ्री देते हैं, उसके बाद 400 यूनिट हमने आधे दाम पे दी। ये किस लिए दिया? क्योंकि 200 यूनिट यूज करने वाला कौन सा व्यक्ति होगा? अधिकतर ऐसे लोग होंगे गरीब तबके के होंगे। भाई अमीर आदमी भी कर रहे हैं तो उनके भी कमाएंगे, अच्छी बात है, बिजली की बचत होगी, ऊर्जा की बचत होगी। फ्री पानी दिया हमने, अच्छे स्कूल दिए हमने, फ्री इलाज दिए हमने। तो इन सब से जो लोगों का पैसा बचेगा वो पैसा लोग बाज़ार में खर्च करेंगे। वो पैसा आखिर लोग कहाँ लेके जाएंगे? अपने जीवन पे तो खर्च करेंगे। बच्चों को अच्छी एजुकेशन हमने फ्री एजुकेशन दी, तो जो उनके प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाए जाने का खर्च बचेगा उसको खर्च कहाँ करेंगे? बाज़ार में करेंगे। उनकी काबिलियत क्या होगी? वो अपने बच्चों को और अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। अगर हमने लड़कियों को मुफ्त बस दिया, क्योंकि वो बस उनके पैसे वहाँ से बचें जो 1,000 रुपये हैं, तो 1,000 रुपये का इस्तेमाल वो और चीज़ों में करें, वो अपने ऐसे काम करें जिनके उनका जीवन शैली और ऊपर हो पाए। तो हमने दोनों काम किए। हमने उनकी मूलभूत ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मुफ्त योजनाएं दी, और वो इसी के साथ दी क्योंकि इस देश को ज़रूरत है। अब आप ये समझिए, आपको लगता नहीं कि क्या सरकार की जिम्मेदारी है लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराए, अब मुफ्त में पानी उपलब्ध कराए? पानी पे क्या किसी सरकार का हक है? कि आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस ये पानी अपने दफ्तरों से निकाल कर लेके आते हैं, इनके दफ्तरों से जाता है? भाई इन पर किसका हक है? बिजली पर जो बिजली बनती है, सरकार ने भाई बिजली पर एक लोगों को बिजली हम 200 यूनिट दे रहे हैं। 200 यूनिट में सोचिए लोग अपने घरों की ज़रूरतों की बात करेंगे, ऊर्जा भी बचेगी, लोग ध्यान भी रखेंगे कि 200 यूनिट के नीचे रहना चाहिए। दिल्ली में हम 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, 2 महीने का 600 यूनिट बिजली देते हैं। तो ये हमारी पॉलिसी है, और ये अरविंद केजरीवाल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है कि हम आपको जीवन जीने की जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, ये उपलब्ध करा रहे हैं। अब आप अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाओ,
आप लोग अच्छा कमाओ, बाजार में अच्छा खर्च करो, बच्चों को भी ऐसा बनाओ कि वो गांव का नहीं एकदम ग्लोबल सपना देखें और आगे जाएं। एक मैं हालांकि आपको अगर मैं देखता हूँ 14-15 साल हो गए आप पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ, आपने सब कुछ देखा है, राइट? चाहे वो दिल्ली में सरकार बनाते हुए अन्ना आंदोलन के तरफ समय भी आपने देखा है, पंजाब में सरकार बनाई, उसके बाद केसेस भी आपने देखे, ईडी सीबीआई के केसेस भी देखे, और उसके बाद अब फ्री भी आप हुए, राइट? तो कभी ऐसा मौका लगा या कभी आपको ऐसा लगा कि यार मैं कहीं किसी गलत पार्टी में तो नहीं आ गया? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं लगा। पहली बात तो लगता ही नहीं था। पहले सच में बताऊं तो 2-3 बार ज़िंदगी का ऐसा वाक़या हुआ है कि जब किसी ने, मैं तीसरी चौथी क्लास में था, मैं एक हॉस्टल में पढ़ता, उन्होंने कहा नेता बनेगा, तो साला ऐसा लगा बड़ी गाली दे रहा। मतलब गाली की तरह ट्रीट हुआ था, ऐसा ही था, ऐसा लगा था। और नेता गाली की तरह ही लगता था। लेकिन जब राजनीति में आया तो मुझे लगा, राजनीति में क्या है कि जब आया, संजय भैया से मिला जो राज्यसभा के जी सांसद हैं, जी। संजय सिंह भैया, मनीष सिसोदिया जी से मिला, अरविंद केजरीवाल जी के कामों को देखा, तो मुझे लगा कि इस देश में अगर कुछ आप बड़े कोई आमूल-चूल परिवर्तन अगर आप करना चाहते हैं तो राजनीति ही उसका सबसे सार्थक और सबसे सही माध्यम है। बहुत ढेर सारे लोग अच्छे काम कर रहे हैं। कोई ये गलियों की सफाई कर रहा है, संस्था चला रहा है, वो भी बड़ा अच्छा काम है। कोई इन्वायरमेंट के लिए काम कर रहा है, वो भी अच्छा काम है। कोई छोटे से विद्यालय चला रहा है, वो भी बहुत अच्छा काम है। कोई अच्छी बातें कर रहा है, वो भी अच्छा काम है। कोई अच्छे लोगों को समर्थन कर रहा है, वो भी अच्छा काम है। लेकिन राजनीति में रहकर, और कई बार तो ऐसा है कि राजनीति में आप गाली खाकर भी जो अच्छा काम करते हैं उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत लार्जर प्रोस्पेक्ट पे है। राजनीति का हस्तक्षेप आपके सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक है, बच्चा पैदा होने से लेकर बुजुर्ग के मरने तक है, और बहुत बड़े स्तर पे हस्तक्षेप है। तो इसलिए लगता है कि देखिए बहुत ही सही पार्टी में आया, और उस पार्टी में मैंने आपको बताया कि जो पार्टी मुद्दों पे राजनीति जिसने किया, जिसने पंजाब में अभी मुद्दों पे राजनीति चल रही है, जो 10 सालों में इस देश की सबसे तेजी से बढ़ने वाली पार्टी बन गई, एक बड़े पॉलिटिकल स्टार्टअप के तौर पे आ गई, जिसने लोगों को ये मैसेज दिया, नए लोगों को ये मैसेज दिया कि आप राजनीति में आइए, आप चुनाव लड़ सकते हैं, आप जीत सकते हैं। ऐसे ऐसे लोग राजनीति में आए जिन्होंने कभी सपना भी नहीं देखा था, जो कभी 50,000 रुपये जिनके बैंक अकाउंट में नहीं थे, वो यहाँ विधायक बने, 3-3 बार विधायक बने। हमारे संजीव झा जी यूपीएससी की तैयारी करने आए थे, अखिलेश पति त्रिपाठी जी, दुर्गेश पाठक जी, ये लोग कभी जीवन में सोच भी नहीं सकते थे कि अगर आम आदमी पार्टी नहीं होती तो कभी विधायक बनने का, पार्षद का, काउंसलर का सपना नहीं देख सकते थे। लेकिन आम आदमी पार्टी ने वो मौका दिया और बहुत ही अच्छे से इन्होंने पब्लिक में डिलीवरी की और बहुत अच्छे से दिखाया। देखिए मैं भी, मुझे कभी लगता नहीं था कि मैं राजनीति में आऊँगा, लेकिन जब राजनीति में आया और जब यहाँ के बड़े बदलाव देखे, तो आज मैं पूरे देश के युवाओं से कहता हूँ कि आप लोग राजनीति में आइए, अपनी किसी भी दल में। मैं तो कह रहा हूँ, मैं जरूर कहूँगा कि आप आम आदमी पार्टी में आइए, हम मुद्दों की राजनीति करते हैं, लेकिन आप किसी भी तरीके से किसी दल में जाना चाहते हैं तो आप जाइए, लेकिन वहाँ आप मुद्दों की राजनीति को मत भूलिए। आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि आम आदमी पार्टी नए चेहरों को, नए लोगों को मौका देती है, राइट? बड़ा अच्छा लगा। पर एक सवाल भी उठा कि आपको इतने साल हो गए, आपको टिकट क्यों नहीं मिली? नहीं, जब टिकट की, अभी तो चुनाव, आप चुनाव लड़ना तो इतनी बड़ी पार्टियां हैं, चुनाव तो अलग अलग समय आते हैं, लोग लड़ते हैं, पर राजनीतिक अलग अलग जिम्मेदारियां तय करती हैं। राजनीति में सिर्फ चुनाव लड़ना ही एक जिम्मेदारी नहीं होती है, अलग अलग और भी जिम्मेदारियां होती हैं। तो सब चीज़ों के सब सही वक्त आते हैं, सब चीज़ें वक्त के साथ होंगी। तो क्या मैं मान लूँ कि आपकी महत्वाकांक्षाएं नहीं हैं चुनाव लड़ने की? देखिए चुनाव लड़ने, मैं तो कहता हूँ कि राजनीति में जब आप आएँ तो किसी की भी महत्वाकांक्षा चुनाव लड़ने की होगी। आप राजनीति में आए, किसी को चुनाव लड़ना है चुनाव लड़े, किसी को सरकार के साथ और कुछ काम करना है वो काम करें। और आप किसी को भी राजनीति में आए तो जो हम लोग क्या है, हम लोग डिपेंड रहते हैं कि भाई मैसेज आएगा, जब सही समय आएगा तो सही फैसला लिया जाएगा। चलिए एक और टॉपिक था जिस पे मैं आपसे बात करना चाह रहा था कि स्वाति मालीवाल जी का, जो स्वाति मालीवाल जी के साथ हुआ सीएम रेजिडेंस में, राइट? पूरे देश ने देखा, बहुत कंट्रोवर्सीज उठी उसके ऊपर, राइट? बहुत पुरानी कार्यकर्ता रही हैं आपके साथ, राइट? तो एक आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे नहीं, पर अगर एक इंडिविजुअल इंसान के तौर पे अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या आपको नहीं लगता कि उनके साथ थोड़ी ज़्यादगी हो गई? या जिस तरीके से जो चीज़ें हुई वो तो वीडियो भी आपने बाद में देखा, तो जब वीडियो में सामने सामने चीज़ें दिखी तो अब वो चीज़ें इतनी बार दिखाई जा चुकी हैं, तो उनमें आगे उसके बाद क्या तथ्य आ जाते हैं।
बाकी आप लोग देख ही रहे हैं, उसके बाद से भी अब इस बात को बहुत दिन हो गए, उसके बाद भी आप अब तो पब्लिकली काफ़ी चीज़ें देख रहे हैं, तो जो प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, तो अब सब अपने आप जवाब है। बट आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं परिवार की बात थी, परिवार के अंदर ही इसको सॉल्व कर दिया जाना चाहिए था? नहीं, परिवार में परिवार लायक बात होती हैं, पर आप देख सकते हैं कि वो जो वीडियो आपने देखा, जिस तरीके की देखी, तो वो वही में ही मैंने कहा आपको कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, और उसके बाद इन सालों में भी उसकी लोगों ने देखा, तो वो सबके सामने सबका जवाब, उस सब चीज़ों का जवाब मिल गया। इनफैक्ट मैं पंजाब के अंदर भी, पीछे आपने रिपोर्ट्स भी देखी होंगी, मीडिया में बहुत आई कि पंजाब के एमएलएस के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन है कि फंड्स नहीं हैं हमारे पास काम करने के लिए, और कहीं ना कहीं भगवंत मान जी इतने अप्रोचेबल नहीं है कि हम उन्हें अप्रोच कर पाएँ, या वो एक्सेसिबल नहीं है। तो क्या ये सही है? नहीं, आप हमारे किसी विधायक का नाम लेके बताइए जिसने कहा हो। देखिए, जो विपक्ष की कुछ बात कर सकते हैं, हमारे यहाँ तो विपक्षी दलों के नेताओं के लिए भी है भाई कि आप अब जनता के काम लेकर आएंगे, जो भी करेंगे सरकार करेगी, और हमारी तो पार्टी लोगों के बीच की पार्टी है। आप पंजाब में आप घूम कर देखेंगे, पंजाब के लोग बताएंगे कि सर पहले तो यही दिक्कत थी कि ऐसा लगता था राजाओं महाराजाओं की सरकार है, अब तो लगता है कि अपनी सरकार है। हम आपसे बात भी कर सकते हैं, आपसे बहस भी कर सकते हैं, हम बात भी कर सकते हैं ये काम ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। और पंजाब में आपको पॉजिटिविटी पूरे पंजाब में दिख रही है, कैसे पंजाब ड्रग फ्री हो रहा, सबको दिख रहा है किस तरीके से ड्रग्स के अगेंस्ट में हम लड़ाई लड़ रहे हैं। पंजाब में हमने सड़क सुरक्षा के लिए एक बहुत ही अच्छी पहल की है, पूरे इतनी गाड़ियाँ सिर्फ सड़क सुरक्षा के लिए। देखिए सब जो हमने वादे कई नहीं किए थे वो हम कर रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक, अभी हम 2 दिन पहले भी 3000 मोहल्ला क्लिनिक का एक साथ उद्घाटन हमारी सरकार ने किया है। महिलाओं को हमने 1000 रुपये महिलाओं को वादा किया था देने का, 1000 रुपये हमने देने का वादा अभी अनाउंस कर दिया, देने जा रहे हैं। 1500 रुपये SC/ST की समुदाय की महिलाओं को देने जा रहे हैं। पर वो 4 साल बाद। नहीं अभी हाँ, अनाउंस 4 साल बाद सरकार तो आने के। 5 साल के लिए चुनी जाती हैं सरकारें, निश्चित रूप से 5 साल के लिए चुनी जाती हैं सरकारें। देखिए, हम मोदी जी नहीं हैं कि जो दिल्ली में आते हैं और ये कहते हैं कि हम पहली मीटिंग करेंगे और पहली कैबिनेट की मीटिंग में फैसला लेंगे कि आप सभी महिलाओं को 2500 रुपये दिए जाएंगे। पहली कैबिनेट का पता चला, पहली के बाद 10 कैबिनेट हो गई, 2500 महिलाएं लेके ढूंढ रही हैं कि कहाँ गई। वादा, झूठे वादे थे कि मोदी जी नहीं है, आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है। हम जो वादे करते हैं बड़े सोच समझ के करते हैं। हमने अगर बिजली हाफ का वादा किया था पहली सरकार में, तो हमने बिजली माफ़ कर दिया। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था हम पहली कैबिनेट में 2500 रुपये देंगे, तो पहली नहीं अब 10वीं कैबिनेट हो गई, मोदी जी भी गायब हैं, 2500 रुपये का भी आता पता नहीं क्या। पहले 10 लाख लोग ढूंढ रहे थे, अब तो कह रहे हैं 10 लाख से 2500 पे ला दिया, अब तो बता दो कहाँ हो। फ़र्क है। ड्रग्स पे आपने क्या काम किया पंजाब में? पंजाब में आपने देखा होगा कि ड्रग्स के खिलाफ खुलेआम अभियान है हमारा। 4000 से ज़्यादा FIR हुई हैं, हज़ारों लोग पकड़े गए हैं। पंजाब में ड्रग फ्री पंजाब के लिए, रंगला पंजाब की मुहिम के लिए हमने नंबर जारी कर दिया है। किसी को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, सबकी पहचान गुप्त है, कहीं से भी आप करिए। तमाम जो लोग ड्रग के पेडलर्स थे उनके गांव-गांव में हमने उनके घरों को भी नेस्तानाबूद किया है, उनको बताया भी है, जेलों में भरे हैं, और वादा किया है लोगों से कि अभी यह अभियान रुकेगा नहीं, अभी अभियान लगातार चल रहा है। तो आप अपने लोगों से, अपने स्रोतों से भी पता कर सकते हैं जो आपके सोर्सेस हैं कि किस तरीके से नशे के खिलाफ आम आदमी पार्टी पूरे पंजाब में उतरी। आप रिपीट करेंगे पंजाब? निश्चित रूप से करेंगे, रिपीट करेंगे, और इस देश को फिर से एक मैसेज मिलेगा कि काम की राजनीति फिर जीतती है। अगर मैं पंजाब से हट के बात करूं, राइट, तो कौन सी स्टेट आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी ले पाएगी अगली? देखिए, जो राजनीति के धुरंधर हैं, जो राजनीति को लोग समझते हैं, तो वो ये समझ पाएंगे कि इस देश में एक मॉडल चलता था, गुजरात मॉडल, पूरे देश में डंका बजा। अब वो डंका की लंका लग गई है, वो खुद गायब हो गए हैं। जो गुजरात मॉडल के नाम पे आए थे वो चर्चा नहीं करते हैं, अब वो गुजरात की बातें करते नहीं हैं कहीं भी। गुजरात में हमने पहली बार चुनाव लड़ा, पिछले चुनाव में हमको 14% वोट आए। जो लोग राजनीति को समझते हैं वो समझते हैं किसी स्टेट में 14% वोट गेन करना क्या बड़ी बात होती है। आज अभी एक इंडिया टुडे का एक सर्वे है, 2 प्रोमिनेंट सर्वे आए हैं जो हमें 24 से लेकर 30% तक का वोट दे रहे हैं। गुजरात आम आदमी पार्टी के लिए एक नए तरीके का परिणाम देगा, और आने वाले समय में हमारी सरकार गुजरात में बनेगी, और गुजरात के थ्रू ही, मतलब गुजरात के माध्यम से ही बताएंगे
जो इनके घर में घुस के कि किस तरीके से फर्जी विकास के नाम पर इन्होंने पूरे देश को बर्बाद किया है। गुजरात में सालों से शराबबंदी है, लेकिन आप गांव-गांव जाके शराब ढूंढ लीजिए, मिल जाएगी आपको। गुजरात में भ्रष्टाचार चरम पर है। गुजरात में हालात ये हैं कि प्रधानमंत्री को स्कूल दिखाने के लिए एक नहीं, पिछले चुनाव में प्रधानमंत्री जी टेंट के स्कूलों में क्लासरूम चलाया था इन्होंने। ये शर्मनाक बात है कि पूरे प्रदेश में आपको टेंट का स्कूल बनाया गया और प्रधानमंत्री जी ने उसमें क्लास लिया और वो चला कि प्रधानमंत्री जी स्कूल में गए हुए हैं। ये शर्मनाक बात है, बेहद शर्मनाक बात है। ये हमारे पूरी राजनीति के लिए शर्मनाक बात है कि जिस प्रदेश के आप मुखिया रहे हैं इतने साल, जिस प्रदेश में आपकी सरकार है, उस प्रदेश में अगर आपको सरकारी स्कूल टेंट के बना के और वहाँ से अपना विज्ञापन प्रचार करना पड़े, और वो भी उसके बाद मोदी जी गए, स्कूल गायब, टेंट गायब, हास्यास्पद भी है। तो गुजरात आम आदमी पार्टी का एक बड़ा लक्ष्य है जहाँ वोट आया था। गोवा जहाँ पे पिछली बार हमारे 7% वोट आया था, 2 विधायक थे, गुजरात में 5 चुने गए थे, वहाँ भी हमारा लक्ष्य है। मैं लोगों से भी बताता हूँ कि आप लोग जो समझते हैं कि राजनीति में असंभव है, ये हारेंगे नहीं, ये नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का फर्जी गुब्बारा है। एक उदाहरण दे रहा हूँ, समझ जाइएगा ठीक से। उपचुनाव अधिकतर सरकारें जीतती हैं। गुजरात में हमारे 5 विधायक थे, 5 विधायकों में से एक विधायक को भारतीय जनता पार्टी वालों ने जेल में डाल के डरा धमका के इस्तीफा दिलवा लिया, उसके साथ गद्दारी करी, उसके बाद उसको वहाँ का टिकट भी नहीं दिया। उसके बाद हमारे नेता गोपाल इटालिया जी वहाँ से चुनाव लड़े, पूरी सरकार लगा दी इन्होंने, मंत्री लगा दिया, मुख्यमंत्री लगा दिया। गुजरात जो इनका गढ़ है वहाँ से उसके बाद उपचुनाव में हमारे गोपाल इटालिया 18,000 वोटों से जीत कर आए। तो राजनीति लोकतंत्र में लोकतंत्र एक ऐसा ताकतवर हथियार है जो किसी तानाशाह की तानाशाही को बहुत दिन तक चलने नहीं देता है। तो आप समझ जाइए कि पूरे देश में जो इनका गुब्बारा है वो फट चुका है। उसमें लोकसभा के चुनाव में भी पिन मार दी गई थी, उसका गुब्बारा निकल गया है, बाद में भी निकल गया है, और आने वाला समय अभी भी देख रहा है कि किस तरीके से ये मुद्दों की राजनीति ना करके फर्जी मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं। जैसे आपने बताया आपके एमएलए के साथ हुआ, क्या सेम चीज़ राघव चड्ढा जी के साथ हो रही है? क्या वो पार्टी छोड़ने वाले हैं? मतलब बहुत न्यूज़ है मार्केट में। देखिए, पता नहीं कि मार्केट की क्या न्यूज़ बीजेपी है। राघव चड्ढा जी तो आम आदमी पार्टी में ही है, और जो लोग आप लोग भी पार्लियामेंट की चीज़ों को समझते होंगे, वो आम आदमी पार्टी के तहत ही बोलते हैं। और आप लोगों को भी पता होगा कि आम आदमी पार्टी उनको समय एलोकेट करती है और पार्टी टाइम देती है, पार्टी के टाइम में ही वो बोलते हैं। राज्यसभा में ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे लीडर, जो लोग नए भी लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि जैसे हमारे पार्लियामेंट्री लीडर संजय सिंह जी हैं, सांसद जी, तो वो टाइम एलोकेट करते हैं कि कौन क्या बोलेगा। तो जब वरिष्ठ नेता वो टाइम ही दे रहे हैं तो पार्टी के ही प्लेटफॉर्म पे बोलते हैं। बाकी तो मार्केट में बहुत कुछ चलता है, बाजार है, बाजार में चलता रहता है, तो उसके तहत वो बोलते हैं, मुद्दों को उठाते हैं। तो आप ये कह रहे हैं वो छोड़ नहीं रहे, आप ही के साथ रहे? आप लोगों को जानकारी होगी, मेरे को तो इस तरीके की छोड़ने की मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से वो मुद्दे चढ़ा रहे हैं, आम आदमी उठा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के वो सांसद हैं। ओके, चलिए थोड़ी अब यूपी की बात करते हैं। राइट, आप क्योंकि यूपी से आते हैं, बलिया से, तो ग्राउंड पे आप दिखती क्यों नहीं है? ग्राउंड पे हम बहुत दिखते हैं। ग्राउंड में उत्तर प्रदेश में, देखिए उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है, हम लोग नई पार्टी हैं, संसाधन हमारे पास कम है, कई प्रदेशों में भी जाना है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मजबूत विपक्ष की आवाज़ संजय सिंह है, ये सब लोग जानते हैं। ये 2022 के चुनाव में भी देखा, और ये 2022 के चुनाव में 23 FIR एक ही दिन में सांसद संजय सिंह जी पर सरकार ने करी थी। अब पूरे देश ने देखा कि अगर जल जीवन के भ्रष्टाचार का मुद्दा कोई पहले उठाने वाले नेता हैं तो वो संजय सिंह हैं। उन्होंने मजबूती से मुद्दे को उठाया और आज वही जल जीवन का भ्रष्टाचार पूरे देश में गूंज रहा है। जल जीवन के नाम पे उत्तर प्रदेश की सड़कें खोद दी गई। तो आम आदमी पार्टी हर तरफ दिखती है। हमारे पिछले चुनाव में, नगर निकाय के चुनाव में 11 चेयरमैन चुने गए, 170 से ज़्यादा हमारे सदस्य चुन के आए। हमारे लोग पूरा पश्चिम से लेके पूरब तक, अवध प्रांत तक, बुंदेलखंड तक सब जगह हैं। अभी पदयात्राएं हमारी चल रही हैं सभी जगहों पे। अयोध्या से लेकर सरयू से लेकर संगम तक की पदयात्रा उन्होंने की, मिर्ज़ापुर से सारनाथ की पदयात्रा हुई, रामपुर अमरोहा की पदयात्रा हुई, आगरा से लेकर हाथरस मथुरा को हमारी पदयात्रा हो रही है। ये सांसद संजय सिंह जी की पदयात्राएं हैं। और उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में भी दिखाया कि कैसे विपक्ष किसी मजबूत आवाज़ को उठाता है और उसको लेते हैं। आज उत्तर प्रदेश में कभी भी
बात हो विपक्ष की आवाज़ में, तो आम आदमी पार्टी और संजय सिंह जी के प्रमुख नाम है उसका है। और आने वाले चुनाव में भी आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी का एक परिणाम अलग होगा। और आप ये भी जान जाइए कि मैंने आपसे कहा कि देश की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला पॉलिटिकल स्टार्टअप राजनीतिक पार्टी आम आदमी पार्टी है। तो उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है, लेकिन जब परिणाम आएंगे तो कई बार हमारे परिणाम एकदम ही ब्लास्ट करते हैं, हम लोग अलग तरीके से भी आते हैं। तो इस बार का परिणाम आपको एकदम ही चौंकाने वाला होगा, एकदम ही अलग स्तर पर होगा। आम आदमी पार्टी की यूपी में क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है आम अपकमिंग आदमी चुनाव? पार्टी अभी आने वाले चुनाव में पंचायत चुनाव की तैयारी में लगी हुई है। पंचायत चुनाव हम मजबूती से लड़ेंगे, उसके बाद के जो चुनाव है वो भी हम मजबूती से लड़ेंगे। और सब तरफ जो भी हमारे पार्टी के सक्रिय लोग हैं, पार्टी में हमारे ढेर सारे यूथ लीडर्स भी बहुत सक्रिय। देखिए उत्तर प्रदेश में सांसद संजय सिंह जी ने एक बढ़िया लड़ने वाली लड़ाकू फौज तैयार की है, जो मुद्दों की राजनीति के लिए ज़मीन पर लड़ती है, प्रदर्शन करती है, सब मुद्दों पर आती है। तो वो फौज उतरी हुई है और वो उतर के मुद्दों को उठा रही है। और हम सब लोग उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक मुद्दों की राजनीति को ही स्थापित करेंगे। योगी आदित्यनाथ, उनके बारे में आपकी क्या राय है एज अ स्पोक्स पर्सन ऑफ आप, नहीं एक सिटीजन ऑफ यूपी के तौर पे? आप खुद देखिए कि जब से उनकी सरकार बनी उत्तर प्रदेश को उन्होंने क्या दिया। मतलब उत्तर प्रदेश में कोई ऐसे बड़े माइलस्टोन में अगर मैं कह दूं, अब मुझे याद आ जाए आपने कहा, अब 50,000 स्कूलों को बंद करने वाले मुख्यमंत्री के रूप में अगर कोई नाम याद आएगा तो योगी आदित्यनाथ का आएगा। जब भी याद किया जाएगा कि किस काल में 50,000 स्कूल बंद किए गए, तो उसमें योगी आदित्यनाथ जी का नाम याद आएगा। मैं बलिया ज़िले से आता हूँ। 2022 में अनाउंसमेंट हुई थी कि मेडिकल कॉलेज बनेगा, 2026 हो गए, अभी ज़मीन का अधिग्रहण पूरा नहीं हुआ। और सरकार ने तय किया गया कि जहाँ जेल है वहाँ अस्पताल बनेगा। तो अब जब जेल शिफ्ट होगा तब तो अस्पताल बनेगा। तो अब कब जेल शिफ्ट होगा, कब अस्पताल बनेगा, कब मेडिकल कॉलेज की दीवार खड़ी होगी, कब डॉक्टर आएंगे? तो ये है इनके रिपोर्ट कार्ड। ये सभी ज़िलों में इस तरीके के हालात हैं। मैं पूर्वांचल से आता हूँ। बलिया मऊ जितने ज़िले हैं, अगर किसी के एक आदमी भी तबीयत खराब हो जाए, एम्बुलेंस में लेके जब तक बीमार शरीर लाश नहीं बन जाती है तब तक वो घूमती रहती है। हालात क्या हैं? BHU एक अस्पताल है, कितना संभालेगा? बनारस में आप आ गए हैं, चंद अस्पताल हैं, गिने चुने उनके बेड हैं, कैसे संभाल लेंगे? आप दूसरे अस्पतालों में चले जाइए तो फर्जी नर्सिंग होम और झोला छाप डॉक्टरों के सहारे पूरा मेडिकल का सिस्टम है। एजुकेशन के नाम पे पूरा खस्ता हाल है। कोई एक भी ऐसा कॉलेज नहीं है जहाँ बच्चों का सपना होता हो कि यहाँ एडमिशन हो जाएगा। कुछ भी नहीं है ऐसा। आप वहाँ के विद्यालयों में अधिकतर चले जाएंगे तो आपको बहुत उदासीनता महसूस होगी। ये सरकार के हालात हैं। तो ये रिपोर्ट कार्ड को तो हमेशा याद करना कि सरकार की प्राथमिकता में लोगों का विकास नहीं है, सरकार की प्राथमिकता में सत्ता है। सत्ता को कैसे भी बनाए रखिए। नफरत की राजनीति के नाम पर, लोगों को बांटने के नाम पर, नफरत की राजनीति के नाम पर सत्ता को स्थापित किए रखिए, ये है। तो योगी आदित्यनाथ जी को मैं जब भी याद करूंगा तो 50,000 स्कूलों को बंद करने के नाम पे याद करूंगा। योगी जी या अखिलेश यादव, कैसे देखते हैं आप इन दोनों के कामों को? आप खुद सोच लीजिए कि जब आप अखिलेश यादव जी की बात करते हैं तो आपको याद आ जाएगा कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या डेवलपमेंट किया उन्होंने, कैसे उन्होंने डायल 100 बना दिया, कैसे उन्होंने डायल 100 की फ़ौज शुरू कर दी, एम्बुलेंसेस ला दिया, कैसे उन्होंने एक आप शहीद पर जाएंगे तो हेडक्वार्टर्स कैसे बना दिए, कैसे उन्होंने इतने तय समय में 22 महीने का लगभग कार्यकाल था और ये 300 से ज़्यादा किलोमीटर की सड़क कैसे बना दी। अब की तो सरकार की असलियत ये है कि वो आज उद्घाटन कर रही है और शाम को सड़क धंस जा रही है। तो आप अखिलेश यादव जी को कभी भी याद करेंगे तो इस तरीके के एक विजनरी लीडर के तौर पे। और आप देख भी रहे हैं कि सरकार ने जितने भी उल जुलूल इल्ज़ाम लगाए उसका परिणाम क्या हुआ। तो आप पूरी तरीके से देखेंगे कि देश को हमेशा ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो समाज में सौहार्द को स्थापित करें, हमारे अर्थव्यवस्था को मजबूत करें, सबको एक साथ लेकर चलें और आने वाले समय में प्रदेश छोटा हो प्रदेश बड़ा हो, उसको एक अलग स्थिति में, एक अलग मुकाम पर, अलग ऊंचाइयों पर लेके जाएं। तो अखिलेश यादव जी को हमेशा डेवलपमेंट के तौर पे आप अच्छे से याद करेंगे कि उन्होंने कई अच्छे डेवलपमेंट किए जिनको आज उत्तर प्रदेश याद भी कर रहा है, खुलेआम याद करते हैं। हो सकता है आप भाजपा के लोगों से भी कैमरा हटा के पूछ लेंगे तो वो भी बता देंगे। तो क्या मैं समझूं कि यूपी के अंदर 2027 इलेक्शंस में आप
आम आदमी पार्टी का और समाजवादी का टाइप होने वाला है? देखिए वो तो पार्टी के नेता लोग डिसाइड करेंगे। हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, केजरीवाल जी हैं, वो सब लोग डिसाइड करेंगे ये फैसला। मतलब इसको हम लोग इसके लिए समर्थ नहीं है इन सब बातों पे कमेंट करने के लिए और क्या करने के लिए। ओके। कोई एक ऐसी बात जो योगी जी की आपको अच्छी लगती हो? कोई एक ऐसी बात जो योगी जी की अच्छी लगती हो आपको? मुझे ऐसा लगता है कि वो नफ़रत की रिटॉरिक्स बहुत अच्छे क्रिएट करते हैं। जैसे पॉलिटिकल स्टेट, अगर आप स्टेट्समैन की बात करिए कि वो जैसे 80 और 20 का एक उन्होंने जो फेंका था कि मतलब इतनी आसानी से अगर नफ़रत फैलानी हो तो कुछ सेकंड में कई सालों की दूरियां पैदा करने का काम वो बहुत अच्छे से करते हैं। दिलों की दूरियों को मतलब कुछ सेकंड में कई सालों की दूरियां पैदा कर देते हैं। तो जब इनकी सरकारें जाएंगी तो विपक्ष को बहुत मेहनत भी लगेगा। इन्होंने जो दिलों की दूरियों को, जो नफ़रत की खाई को बढ़ा दिया है, इसको पाटने में भी अच्छा वक्त लगेगा। सर्वेश भाई, आप करियर सेट है, सक्सेसफुल हो, नहीं, करियर सेट राइट, आपने कहाँ से? यंग बैचलर हो, तो बस एक ही चीज़ रह गई, शादी क्यों नहीं करी अभी तक? अरे जरूर, आप सही कह रहे हैं, शादी क्यों नहीं करी या ये अभी? पॉलिटिक्स आपका घर खा गई? नहीं नहीं, सब कुछ वक्त पे होता है। ओके, तो होने वाली है जल्दी? नहीं नहीं, समय पे सब चीज़ें होंगी। अच्छा। समय पे सब चीज़ें होंगी। अभी पूरा ध्यान केंद्रित है हम लोगों का राजनीति में और कुछ नई चीज़ों पर, तो अभी लगा हुआ है। करियर सेट राजनीति वाले लोगों को तो बड़ी आफत है। आप कह रहे हैं करियर सेट है और आप अगर पब्लिकली आप चले जाएंगे तो लोग कहते हैं अरे यार राजनीति करते हैं, इनका क्या करें। नहीं, आपको मैं रिसेंटली अनुभव बता दूं, लोग राजनीति जैसे लोग कहते हैं कि वकीलों को घर किराए पे मत दो, वैसे लोग नेताओं को भी कहते हैं घर किराए पे मत दो। तो हालात नहीं, पर मुझे ये बता दीजिए, दिल्ली के पॉलिटिकल गलियारों में कौन ऐसा है जो सर्वेश मिश्रा को नहीं जानता हो? नहीं भाई, हम लोग अभी नहीं, हम लोग राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। धीरे धीरे समय के साथ चीज़ें बढ़ रही हैं। मतलब अच्छी पार्टी है, अच्छे नेता हम लोग के जो बड़े भाई की तरह संजय भैया हैं, उनको देश में विपक्ष की राजनीति अच्छे करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी हैं, मनीष सिसोदिया जी हैं। तो ये है कि सबका आशीर्वाद है, उसके थ्रू हम लोग आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और उम्मीद भी है कि जब आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, अच्छी पार्टी के साथ रहेंगे, तो दिन प्रतिदिन आप आगे की तरफ बढ़ेंगे। जब तक आप अच्छे काम करेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। आप गलत फैसला लेंगे तो फिर आपके साथ भी गलत होगा। तो ये सब तो ऊपर वाले की कृपा है। ठीक बात है। तो एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड, राइट, जो भी आपके मन में आए फटाफट 1 सेकंड में। यूपी का अगला सीएम कौन? जो भी होगा बीजेपी से नहीं होगा। ओके। योर फेवरेट लीडर, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया या संजय सिंह? तीनों। सबसे बड़ा दुश्मन बीजेपी या कांग्रेस? नहीं, इस समय पूरे देश का दुश्मन अगर देखा जाए तो बीजेपी है। नफरत फैला रही है पूरे देश में। नफरत इस देश का दुश्मन है। ऐसा नहीं कि सभी दलों में अच्छे लोग नहीं हैं, बीजेपी में भी तमाम अच्छे लोग हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी इसी पार्टी से थे, जो चंद आप देखते रहते हैं हर दूसरे चौथे दिन उनको कोट किया जाता है, उनकी बात करी जाती है। लेकिन जो नफरत भारतीय जनता पार्टी ने फैलाई है, वो नफरत इस हमारे देश की जो ज़मीन है ना, वो ऐसी है नहीं। हिंदुस्तान का जो मुल्क है, हमारा जो अपना देश है, बहुत ही मोहब्बत का देश है। और पूरी दुनिया में आप ढूंढ लेंगे तो अपने देश जैसा कोई देश नहीं मिलेगा। तमाम कठिनाइयों में, तमाम परिस्थितियों में, तमाम गरीबी में लोगों ने एक दूसरे का साथ दिया है, एक समुदायों ने लोगों का साथ दिया है, एक दूसरे के साथ आगे बढ़े हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने दिलों की जो दूरियां बढ़ाने का काम में जितना लगी रहती है, वो देखिए सफल तो कभी नहीं होगी, क्योंकि हमारे जो नींव है हमारे देश की वो है नहीं। लेकिन उन्होंने जो नफ़रत का काम किया है वो बहुत गलत किया है। अभी भी इस पार्टी को इस बात पे सुधर जाना चाहिए। इनके खुद के भी पार्टी के बहुत से नेता इस बात पे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, इस राजनीति पे। लेकिन इनको लगता है तो खैर तालिबान में चल जाएगा, दूसरे मुल्कों में ये सब बातें चल जाती हैं, लेकिन ये दुनिया का सबसे खूबसूरत लोकतंत्र है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसने भी बहुत से लोगों को समय समय पर रास्ता दिखा दिया है। लोकसभा के चुनाव में 400 के नारे जो इन्होंने दिया था इनको रास्ता, उसका भी दिखा दिया है। अब आने वाला चुनाव होगा, उसमें फिर एक रास्ता दिखा देगा, फिर थोड़ी शांति स्थापित होगी। जो हमारा विज़न है उसकी तरफ हम आगे बढ़ पाएंगे। फेवरेट एक्ट्रेस? सोचा नहीं, मतलब ओके। फेवरेट कैफ़े और रेस्टोरेंट इन दिल्ली?
कई ढेर सारे हैं, मतलब कोई एक? आप एक करेंगे तो दूसरे वाले का अच्छा नहीं हो, शिकायत कर सकता है ये। अच्छा, गर्लफ्रेंड का नाम? हाँ, गर्लफ्रेंड का। मुझे लगा ये नहीं बता रहे, ये तो बता ही दोगे। ओके, शादी कब करोगे फिर? अब तो आपने डेट ही बता दो बस। जब शादी अभी तय ही नहीं है, किससे होगी ये तय नहीं है, कब होगी तय नहीं है, तो कैसे बता सकते हैं। वैसे आपके सवालों से हमारी मम्मी बड़ा एकदम खुश हो जाएंगी। अरे, घर वाले मतलब पूर्वांचल के लड़कों का क्या है कि वो सीरियल चलता है कि बहन की शादी हो गई, इनकी शादी Right. हो गई, तो उनका काम बिल्कुल। क्या है, जैसे सुबह शाम सब घूम के आएंगे, हाँ। एक तरफ कोई घूम के आएंगे, राइट लेफ्ट कहीं भी आएगा, बैठ के सब एक टारगेट है। शादी के बारे में क्या सोचते, मतलब देश के जैसे लग रहा है मुल्क के हालात के बारे में हम और आप जैसे बात करेंगे कि बिल्कुल। देश के हालात क्या हैं, तो उनको ऐसे ही रहेंगे, शादी अब कर ही लेते। तो बिल्कुल, देखिए शादी- यंग बैचलर हैं तो आई एम श्योर। लेकिन इस देश में शादी आलू बैगन की भी हो जाती है, इसलिए आप बेफिक्र रहिए। शादियाँ मतलब शादी मतलब एक फैमिली इंस्टीट्यूशन पूरी दुनिया में चल रहा है, तो शादी सबकी समय पे हो ही जाती है, जिनको करना है कर लेते हैं, नहीं करना नहीं करते हैं। चलिए सर्वेश भाई, बहुत बहुत अच्छा लगा आप आए, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शानदार, बहुत ही अच्छी बात है। देखिए मेरे लिए भी है कि आप अपने किसी अजीज़ दोस्त के साथ भी, करण भाई मेरे मतलब दोस्त हैं, परिवार हैं, और आप बैठ के बात करते हैं, तो ये सब बातों का सिलसिला और जारी रहेगा। अगली बार कुछ हम लोग नए तरीके से भी आएंगे। मैं अपने बलिया के लोगों को, पूर्वांचल के लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को ये अपील करूँगा कि आप सब लोग जो युवा हैं वो राजनीति में ज़रूर आइए। आप किसी भी दल में आएँ, मैं पहले आपको इनवाइट करता हूं कि आप आम आदमी पार्टी में आइए, हमारी पार्टी को समझिए, देखिए हम लोग किस तरीके से एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देते हैं लोगों को, युवाओं को आने के लिए। लेकिन अगर फिर भी आप चाहते हैं कि नहीं आप किसी सत्ताधारी दल में या किसी दल में आए, तो आप राजनीति में ज़रूर आइए, और जहाँ जाइए वहाँ मुद्दों की बात करिए। और जब मुद्दों की बातें आपकी पार्टियाँ नहीं करें, तो फिर आप सोच लीजिएगा कि फिर आपका भविष्य बर्बाद होगा। मैं राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं की बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ, क्योंकि इस देश में सबसे ज़्यादा अगर कोई मेहनत करता है तो राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं। बहुत ही ज़्यादा मेहनत है उनको, क्योंकि वो बहुत ही एक ऐसा काम जिसमें आपको कोई सैलरी नहीं है, एक ऐसा काम जिसमें आपका बस एक विज़न है कि ये काम करना है। और मैं जितने इस देश के, आप समझिए कि राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता जितनी गलियां, जितने सड़क बनवाने और लोगों की मदद के लिए तत्पर रहते होंगे, अगर उतनी इस देश की कोई संस्था करे तो हो सकता है वो 1-2 लाख का, करोड़ों का बजट बना के करेगी। तो मैं इस देश की सभी राजनीतिक पार्टियों की कार्यकर्ताओं की बड़ी इज्जत करता हूं। तो मैं अपने पूर्वांचल के लोगों से और यूपी के लोगों से भी बोलता हूं कि आप लोग राजनीति के लिए आगे आइए, अपने गांव, अपने शहर, अपने प्रदेश के लिए लड़ना बोलना शुरू करिए। ये दौर जो है ये बैन का दौर है, जिसमें टीवी बंद किए जा रहे हैं, जिसमें चैनल बंद किए जा रहे हैं, जिसमें फेसबुक पेज बंद किए जा रहे हैं। अगर आप गांव से फेसबुक लाइव करेंगे तो सत्ताधारी दल का कोई बड़ा नेता आपको फ़ोन कर देगा कि सुनो बे, डाउन कर दो वरना बहुत मारे जाओगे। तो ये दौर थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप आप ये भी समझ जाइए कि बहुत बुरे बुरे दौर से ये देश गुजरा है और उससे निकल के आज यहाँ पहुँचा हुआ। तो आपको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। 18 से जो 35 साल का जो युवा है, जो किसी भी देश की तकदीर तय करता है, जो दुनिया की भी तकदीर तय करता है, आप सब लोग आगे आइए, मिलजुल कर उत्तर प्रदेश को बदलेंगे, पूर्वांचल को बदलेंगे, एक नया अपना कल बनाएंगे। बहुत बढ़िया, शुक्रिया। थैंक यू।